वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जीके जीएस का टोटल 55 प्रश्न देखेंगे जो बिहार पुलिस फायरमैन के साथ साथ सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट शुरू करते हैं। गेस करते चलिएगा आप लोग राइट आंसर क्या होगा। पहला नंबर सवाल है आपका कि निम्नांकित में से कौन स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहलाने में गर्व महसूस करता था। गेस करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। कौन था जो ईश्वर का अभिशाप कहलाने में गर्व महसूस करता था। पहला का करेक्ट आंसर क्या होगा। मलिक काफूर, तैमूर लंग, नादिर शाह या चंगेज खां। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, चंगेज खां इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, चंगेज खां का जन्म कहाँ, मंगोलिया में हुआ था फ्रेंड्स। और चंगेज खां का वास्तविक नाम भी याद रखिए, कभी कभी पूछा जाता है। चंगेज खां का जो वास्तविक नाम था क्या था, तो तेमुचिन था। ठीक है, इनका जो वास्तविक नाम था जो क्या था, तेमुचिन। चंगेज खां का वास्तविक नाम क्या था, तेमुचिन था। ये कहाँ इनका जन्म हुआ था, मंगोलिया में हुआ था। और यही जो आपका चंगेज खां है जो ईश्वर का अभिशाप कहलाने में गर्व महसूस करता था। सवाल नंबर 2 आपके सामने है कि कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र आदि। इस प्रकार के मानचित्र कहलाते हैं। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, मॉडरेट सवाल है। तो 2 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, इस टाइप का जो मानचित्र होते हैं वो थीमेटिक मानचित्र कहलाते हैं। 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सवाल क्या था कि कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र और वर्षा मानचित्र। तो इस प्रकार के जो मानचित्र क्या कहलाते हैं, तो थीमेटिक मानचित्र कहलाते हैं। 2 का डी हो गया। 3 नंबर सवाल को देखें। 3 नंबर सवाल आपका निम्नलिखित में से कौन से 2 दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन से 2 दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं। तो 3 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सिलचर पोरबंदर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 4 को देखें। सवाल नंबर 4 आपका है कि किस तिथि को सूर्य किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। विषुवत वृत्त पर किस तिथि को सूर्य की किरणें क्या है, सीधी पड़ती है। ठीक है, एकदम लंबवत पड़ती है। तो सवाल नंबर 4 का राइट आंसर होगा क्या फ्रेंड्स, आपका 23 सितंबर को। ठीक है, 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। सवाल नंबर 5 को देखिए। सवाल नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। इसमें से 3 है फ्रेंड्स तर्क दिया हुआ सही है, 1 है जो नहीं है। तो 5 का राइट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर देखिए, पढ़ते चलते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है। तो सही लग रहा है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां जल की कमी होती है, ये भी सही है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं से बृहद स्तर पर विस्थापन होता है, यही आपका गलत है। बाकी बहुउद्देशीय परियोजनाएं विद्युत पैदा करती है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये तर्क बिल्कुल सही नहीं है। सवाल नंबर 6 को देखिए। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ये देखिए, मैं क्वेश्चन कराया हूँ फ्रेंड्स, आपका जो ज्योग्राफी का जो लुसेंट बता रहा था फ्रेंड्स, उसमें बताए थे क्षुद्र ग्रह जो किन किन ग्रहों के बीच में स्थित है। तो 6 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा, गेस करिए। ये बताया हुआ क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 6 का। ठीक है, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रहों के कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। चलिए सवाल नंबर 7 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। 7 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोपण कृषि। निम्नलिखित में से कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल, ठीक है, एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, उसे रोपण कृषि कहा जाता है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, गोखुर या चाप झील का निर्माण किया जाता है, किसके द्वारा होता है। गोखुर और चाप झील का निर्माण किसके द्वारा होता है फ्रेंड्स, तो नदी के अपर्दन के द्वारा होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8 का राइट आंसर, गोखुर और चाप झील का निर्माण नदी द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 9 को देखते हैं। सवाल नंबर 9 आपका निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। 9 का देखिए, तो 9 का राइट आंसर क्या होगा, कौन सा है जो आपका राजस्थान में स्थित है। तो देखिए, आपका कान्हा तो राजस्थान में नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि कान्हा है जो आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। याद करते चलिएगा, कान्हा है जो आपका कहाँ पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में है। ये तो आंसर नहीं होगा। दाचीगाम नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। दाचीगाम नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में, ये भी नहीं होगा। मानस नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है,
तो मानस आपका पड़ता है असम में पड़ता है, तो ये भी नहीं होगा, तो बच गया सरिस्का अभ्यारण्य। तो सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है, तो आपका राजस्थान में पड़ता है। तो ये सभी को आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स। जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पूछता है, उत्तराखंड में ये आपका है। फिर गिर राष्ट्रीय नेशनल पार्क गुजरात में है, तो सभी को याद रखिएगा। तो फिलहाल ये 4 को याद रखिए। कान्हा कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, तो कान्हा मध्य प्रदेश में। दाचीग्राम कहाँ पड़ता है, तो आपका जम्मू कश्मीर में। मानस नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है, तो मानस आपका पड़ता है असम में, और सरिस्का जो आपका राजस्थान में। सवाल नंबर 10 को देखिए फ्रेंड्स कि बजट 2020-21 के अनुसार 16 सूत्रीय एक्शन प्लान किस सेक्टर के लिए घोषित किया गया है। अच्छा सवाल है, करंट अफेयर्स का ये। 10 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कृषि के लिए। याद रखिएगा 2020-21 के अनुसार 16 सूत्रीय एक्शन प्लान है जो किस सेक्टर के लिए घोषित किया गया, तो कृषि सेक्टर के लिए घोषित किया गया है। 11 नंबर सवाल को देखिए, जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे। जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन बने थे फ्रेंड्स, तो 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाए, जेसी मुर्मू। ठीक है, जेसी मुर्मू। 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 नंबर सवाल है, किस राज्य की सरकार ने 15 साल से अधिक पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाया है। 15 साल से पुराने वाहनों पर प्रतिबंध कहाँ की सरकार ने लगाया है, 12 का हो जाएगा आपका बिहार का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 13 को देखते हैं कि तीसरी किसान रेल सेवा कहाँ से कहाँ तक चलेगी। तीसरी किसान रेल सेवा कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, निजामुद्दीन से यशवंतपुर के बीच चलेगा। ठीक है, तीसरी किसान रेल सेवा निजामुद्दीन से यशवंतपुर। 14 नंबर सवाल को देखिए कि 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने। 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 के लिए बारे में कह रहा है, तो 14 का राइट आंसर गेस के रेफरेंस क्या होगा, विराट कोहली, शिखर धवन, रोहित शर्मा या भुवनेश्वर कुमार। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोहित शर्मा है जो बने हैं। ठीक है, यानी कि 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 खेलने वाले पहले भारतीय आपका रोहित शर्मा बने हैं। 15 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि समताप मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। पढ़ते चलता हूँ। यह तो 15 नंबर सवाल है ना, तो यह क्षोभ मंडल व मध्य मंडल के बीच में, तो आपका सही है। यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है, बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हवाई जहाज है जो कौन सा मंडल में उड़ता है, तो आपका समताप मंडल में मिलता है। समताप मंडल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसको स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, याद रखिए। तो ये दोनों कथन सही है। इसमें ओजोन गैस की परत, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि ओजोन गैस की परत किसमें, तो समताप मंडल में है। बच गया अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो आपका समताप मंडल है, स्ट्रेटोस्फेयर है, इसके बारे में बिल्कुल गलत है। चलिए सवाल नंबर 16 को देखिए। 16 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक साइड में दर्रा है फ्रेंड्स, एक में स्थिति है, कौन सा दर्रा कहाँ स्थित है, वो सुमेलित नहीं है, बताना आपको। तो 16 का देखिए, 16 का आपका देखिए जोजिला दर्रा है जो आपका जम्मू और कश्मीर, ये बिल्कुल सही है। सिटकीला दल्ला हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। नाथुल्ला सिक्किम में पड़ता है, बिल्कुल सही। जैलेप्पा, ठीक है, जैलेप्ला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि फ्रेंड्स जैलेप्ला दर्रा जो कहाँ पड़ता है, ये भी सिक्किम में पड़ता है। यहाँ दे दिया क्या, अरुणाचल प्रदेश, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका ये सुमेलित नहीं है। सवाल नंबर 17 को देखिए फ्रेंड्स कि निम्नांकित में से किसके शासन के दौरान मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की। चलिए 2 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पद्मावत की रचना किसने किया था, मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था। अब पूछ रहा है कि किसके शासन काल में। 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शेर शाह के शासन काल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी, याद रखिएगा। 18 नंबर सवाल को देखिए कि निम्नांकित में से किसे अशोक ने न्यायिक प्रशासन के लिए नियुक्त किया था। अशोक ने न्यायिक प्रशासन के लिए किसे नियुक्त किया था। 18 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा रज्जुक को। ठीक है फ्रेंड्स, किसको, रज्जुक को। अशोक ने रज्जुक को अधिकारी को न्यायिक प्रशासन के लिए नियुक्त किया गया था, ये भी याद रखिए। रज्जुक था जो कौन था, तो रज्जुक था जो फ्रेंड्स किसके लिए, तो न्यायिक प्रशासन के लिए नियुक्त किया था रज्जुक को। चलिए अगला सवाल को देखते हैं कि औरंगजेब के विरुद्ध 1668 के जाट विद्रोह का नेता कौन थे। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी फ्रेंड्स, तो 1707 ईस्वी में, ये पूछता है तो याद रखिएगा 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। सवाल बार बार देखिए आपको प्रैक्टिस सेट में मिलेगा, तो ये भी याद रखिएगा। और औरंगजेब के विरुद्ध 1668 जाट विद्रोह के नेता कौन थे, तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, गोकुल थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल 20 नंबर सवाल आपका है कि भारत में संसद के 2 अधिवेशनों के मध्य अधिकतम अंतर क्या हो सकता है, कितने माह का अंतर हो सकता है। चलिए इसका जवाब सभी को पता होना चाहिए, कितना माह का, 3, 9 या 6 माह का था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही सी, ऑप्शन नंबर सी, 6 माह का। सवाल नंबर 21 को देखें, प्राचीन काल में निम्नांकित में से कौन सा भारतीय बंदरगाह जावा और सुमात्रा की यात्रा के लिए प्रमुख बंदरगाह था। प्राचीन काल में
21 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ताम्रलिप्ति 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राचीन काल में ताम्रलिप्ति भारतीय बंदरगाह जावा और सुमात्रा की यात्रा के लिए प्रमुख बंदरगाह था। 22 नंबर सवाल को देखें कि हैदराबाद स्थित चार मीनार का निर्माण करवाया था। चलिए इसका जवाब तो पता होगा सबको, गेस करिए फटाफट कौन होगा। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 23 नंबर सवाल को निम्नांकित में से कौन मराठा संघ का प्रथम पेशवा था? मराठा संघ का प्रथम पेशवा का नाम बताना है। 23 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या? बालाजी विश्वनाथ इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं बार बार बोलता हूं कि कैसा भी प्रैक्टिस सेट हो, आपको एक प्रैक्टिस सेट जरूर आपको प्रत्येक दिन करना है। पढ़ाई तो पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, लेकिन प्रैक्टिस सेट करने से आपको आइडिया मिलता है कि किस टाइप का सवाल बनता है, किस टाइप का सवाल पूछा जाता है। प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा फ्रेंड्स, तो कुछ ना कुछ माइंड में जरूर ऑब्जर्व होगा। इसी तरह पढ़ते रहिएगा तो तैयारी अच्छी होगी। तो इसलिए प्रत्येक दिन मैंने आपको किसी न किसी जीके जीएस का, नहीं तो फिर सिलेबस के अनुसार से कुछ ना कुछ प्रैक्टिस सेट मैं आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ फ्रेंड्स। जब डेट इसका निकलेगा तो फिर और उस पर जोर शोर से लगा जाएगा। अभी आप लोग स्टडी जारी रखें। 24 नंबर सवाल का, पंचायती राज संस्थाओं की समस्याओं का अध्ययन करने हेतु भारत सरकार द्वारा 1986 में निम्न में से किस समिति का गठन किया गया? ठीक है, 1986 में। तो आपका 24 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 86 में किया गया था आपका एल.एम. सिंघवी समिति का। ठीक है, एल.एम. सिंघवी समिति का गठन 1986 ईस्वी में हुआ था। क्योंकि अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 1977 में हुआ था। ये भी याद रखिएगा, पूछता है कभी कभी। आपका अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो आपका 1977 में हुआ था। और एक है बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब क्या होता गया था फ्रेंड्स? तो इसको भी याद रखिए, 1957 में किया गया था। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बलवंत राय अगर मेहता समिति पूछे तो 1957 में। अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था फ्रेंड्स? तो आपका 1977 में। और यहाँ पर आ गया आपका एल.एम. सिंघवी समिति का गठन 1986 में हुआ था। ठीक है, और ये किससे संबंधित है? तो पंचायती राज संस्थाओं के समस्याओं के अध्ययन से संबंधित है। क्वेश्चन फिर से एक बार देखें, पंचायती राज संस्थाओं की समस्याओं का अध्ययन करने हेतु भारत सरकार द्वारा 1986 में निम्न में से किस समिति का गठन किया गया था? तो एल.एम. सिंघवी समिति का। अशोक मेहता समिति 1977 याद रखिएगा, और बलवंत वाला कब हो बताया फ्रेंड्स? 1957 में। चलिए अगला सवाल 25 नंबर सवाल को देखिए कि भारत में महिलाओं हेतु आरक्षण की व्यवस्था है। तो 25 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या? पंचायती राज संस्थाओं में है जो आपका महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, अगर इसमें इस क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज में 50%, ठीक है, पंचायती राज में 50% आरक्षण महिलाओं को देने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो ये आपका प्रथम राज्य हो जाएगा आपका बिहार हो जाएगा। ठीक है, बिहार। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपसे पूछा जाए कि पंचायती राज में 50% महिलाओं का आरक्षण देने वाला प्रथम राज्य कौन है, तो आपका बिहार हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन है भारत में महिलाओं हेतु आरक्षण की व्यवस्था किसमें? तो पंचायती राज में। अगला सवाल 26 नंबर सवाल आपका, निम्नांकित में से कौन अवध राज्य का संस्थापक है? चलिए गेस कीजिए, अवध राज्य का संस्थापक कौन है? 26 नंबर सवाल। तो अवध राज्य का जो संस्थापक माना जाता है, किसे माना जाता है फ्रेंड्स? तो सआदत खान को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा ऐसे नागरिकों को वकील उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व राज्य को सौंपा गया है जो गरीबी या किसी और कारण से वकील नहीं रख सकते हैं? ठीक है, अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। देखिए, कह रहा है भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में ऐसे नागरिकों को वकील उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व राज्य को सौंपा गया है जो गरीबी के कारण, जो जिसके पास पैसा नहीं है और किसी कारण से वकील नहीं रख सकता, उसके पास क्षमता नहीं है, तो कौन सा अनुच्छेद के तहत उसको आपका राज्य है, जो राज्य सरकार है जो उसको वकील उपलब्ध कराएगा? 27 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 39 का ए। याद रखिए फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है और जानने वाली भी बात है कि कोई गरीब आदमी है और वकील का खर्च वहन नहीं कर रहा है, तो उसको राज्य है जो क्या करेगा? वकील मुहैया कराएगा। फ्रेंड्स, किस अनुच्छेद के में ये वर्णन क्या है? तो अनुच्छेद 39 के ए में, 39 का ए में दिया हुआ है, 27 का ए हो गया। 28 नंबर सवाल को देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार के एकाधिकार को पूर्ण रूप से खत्म किया गया था। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, बार बार ये पूछा जाता है। तो 28 नंबर सवाल का क्या होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार के एक अधिकार को पूर्ण रूप से आपका 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी 28 का करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 29 नंबर सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का शासन अधीन था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, तो इसका 29 का करेक्ट आंसर होगा 6 समितियों के अधीन। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का शासन 6 समितियों के अधीन था।
30 नंबर सवाल को देखिए, भारतीय न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पढ़ते चलता हूँ फ्रेंड्स, देखते चलेगा। 30 नंबर सवाल का ए में है, संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसका क्या कह रहा है, भारतीय न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी जरूरत, यही आपका गलत है। ठीक है, बाकी अगर कोई कानून संविधान की भावना के खिलाफ है तो न्यायपालिका उसे अमान्य घोषित कर सकता है, ये सही है। न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है, ये भी बिल्कुल सही है। अगर किसी नागरिक के अधिकारों का हनन होता है तो वह अदालत में जा सकता है, ये भी सही है। आपका ऑप्शन नंबर ए है जो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है। ठीक है, यानी कि ए जो आपका कथन है जो गलत है भारतीय न्यायपालिका के बारे में कि संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत होती नहीं, ये आपका गलत है। 30 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 31 नंबर सवाल को देखते हैं। ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट की खिलाड़ियों की पेशियों में प्रायः खिंचाव उत्पन्न होने लगता है, ऐसा इस कारण से होता है ऑक्सीजन के। तो 31 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाइरुवेट का लैक्टिक अम्ल में बदलने के कारण। जी हाँ फ्रेंड्स, देखते हैं कि जो लैक्टिक अम्ल है जो जमाव हो जाता है तो क्या होता है, आपका दर्द भी महसूस होने लगता है। तो 31 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर होगा कौन सा, तो पाइरुवेट का लैक्टिक अम्ल में बदलने के कारण ऐसा होता है। ठीक है, अगला सवाल आपका है कि किसी क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए किस में वृद्धि करनी होगी। चलिए, क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि, ठीक है, तो 32 का राइट आंसर क्या होगा, इसका हो जाएगा उसके आयाम में। ठीक है, किसी क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए उसके आयाम में वृद्धि करने की जरूरत पड़ेगी, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका है कि वायु में लंबे समय तक उद्भासन से सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है। जी हाँ, काली पड़ जाती है, यह निम्नलिखित में से किसके बनने के कारण होता है। 33 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा, तो 33 नंबर का हो जाएगा फ्रेंड्स सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका हो जाएगा सिल्वर सल्फाइड के कारण होता है। ठीक है, सिल्वर सल्फाइड का सूत्र अनुसूत्र होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन आप देखिए, वायु में लंबे समय तक उद्भासन से सिल्वर मतलब समझ रहे फ्रेंड्स, जो चांदी होती है ना, तो उसको देखिए कालापन आ जाता है, तो किसके कारण से होता है, तो ये सिल्वर सल्फाइड के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल को देखिए कि कौन सा देश मैच फिक्सिंग से जुड़े मामलों को अपराध की श्रेणी में लाने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है। 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका श्रीलंका। ऑप्शन नंबर 35 को देखिए कि हेजिबिस नायक चक्रवाती तूफान से सर्वाधिक प्रभावित देश रहा है। देखिए हेजिबिस ये आपका क्या चक्रवाती तूफान का नाम है, इससे सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ था फ्रेंड्स आपका जापान हुआ था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, थोड़ा धुंधला दिख रहा है इसमें फ्रेंड्स। ठीक है, कह रहा है कि दूसरा विश्व 36 नंबर सवाल है, थोड़ा धुंधला दिख रहा है। दूसरा विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया गया। ठीक है, तो कहाँ किया गया, तो 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, चीन में किया गया। गौर से सुनते चलेगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा यहाँ पर आपका धुंधला दिख रहा है। किस देश ने विकसित देशों हेतु वीजा की जरूरत को खत्म कर दिया है। किस देश ने विकसित देशों हेतु वीजा की जरूरत को खत्म कर दिया है, तो 37 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ब्राजील ने ऐसा किया है। अगला सवाल आपका है, पौधे पर से परिपक्व पत्तियों और फलों का झड़ना किस हार्मोन के कारण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो गौर से सुनिएगा। कर आया था, पौधे से जो परिपक्व पत्ती होता है, ठीक है, जो मैच्योर्ड पत्ती होता है और फलों का झड़ना होता है, वो किस हार्मोन के कारण होता है। 38 नंबर सवाल का होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एबीसिसिक हार्मोन के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल आपका है 39 नंबर कि माफिया गिरोह का खत्म करने के लिए बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है। माफिया गिरोह को खत्म करने के लिए बिहार में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है, तो 39 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक पैंथर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन ब्लैक पैंथर है जो किससे संबंधित है, तो बिहार का जो माफिया गिरोह है उसको खत्म करने के लिए शुरू किया गया है। चलिए 40 नंबर सवाल को देखिए, भागलपुर सांप्रदायिक संघर्ष के जांच पैनल की अध्यक्षता किसने की थी। 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस एन सिंह ने किया था। भागलपुर सांप्रदायिक संघर्ष के जांच पैनल की अध्यक्षता किसने किया था, तो जस्टिस एन सिंह ने किया था। 40 का बी हो जाएगा।
41 नंबर सवाल को देखिए कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया था। ये इसके रेफरेंस, इसका राइट आंसर क्या होगा सवाल नंबर 41 का। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 41 का 42वें संविधान संशोधन। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था फ्रेंड्स, तो 1976 में हुआ था। पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में अब तक कितने बार संशोधन हुआ है। ठीक है, तो केवल एक बार संशोधन हुआ, याद रखिएगा आपका 42वें संशोधन हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन 2-3 तरह से पूछा जा सकता है, क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, तो संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो मात्र एक बार 42वें संशोधन हुआ था 1976 में, और इसी संशोधन के तहत प्रस्तावना में आपको समाजवाद, पथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द को जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी 41 का करेक्ट आंसर होगा। 42 नंबर सवाल है कि क्या होगा यदि दो चुंबकों के समान ध्रुवों को एक साथ लाया जाए। ठीक है, 42 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा, तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, समान ध्रुव को एक साथ लाएंगे तो क्या करेगा, प्रतिकर्षण नहीं करेगा ना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 43 नंबर सवाल को देखिए, 43 नंबर सवाल आपका है, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक सूक्ष्मजीव को दिया गया नाम बताएं। क्या उसका नाम दिया गया है एक कोशिकीय यूकैरियोटिक सूक्ष्मजीव को। 43 का हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या प्रोटेस्टा कहता है ना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, याद रखिए उसे क्या कहता है, प्रोटेस्टा। मानव का मुख्य उत्सर्जी उत्पाद क्या है। चलिए 44 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा, तो मानव का जो मुख्य उत्सर्जी उत्पाद है क्या, यूरिया है। अगर पूछा जाए फ्रेंड्स मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है, तो उससे आपका किडनी हो जाएगा, वही वृक्क जो है मुख्य उत्सर्जी अंग है। और मानव का मुख्य उत्सर्जी उत्पाद क्या है, तो यूरिया है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं कि गहरे सागर में गोताखोर इसलिए विशिष्ट सूट पहनते हैं, क्यों पहनते हैं। कॉमन सेंस की बात है, चलिए इसका जवाब दें कि समुद्र के उच्च दाब से बचने के लिए। बिल्कुल सही, यही होगा राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, गहरे में जो गोताखोर होते हैं वो क्या है कि विशिष्ट सूट पहनते हैं कि समुद्र के उच्च दाब से बचने के लिए। 46 नंबर सवाल को देखिए, IUCN रेड लिस्ट इसमें मदद करती है, किसमें मदद करती है। 46 नंबर सवाल का IUCN, देखिए फ्रेंड्स IUCN इसका फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स, तो I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर, C फॉर होगा कंजर्वेशन ऑफ नेचर। याद रखिएगा, यानी IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है, IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इसके बारे में क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपका IUCN रेड लिस्ट इसमें मदद करते किस में, तो 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पादप और पशु प्रजातियों की विश्वव्यापी संरक्षण स्थिति का आकलन करने में। याद रखिएगा, ठीक है, किसमें, तो पादप और पशु प्रजातियों की विश्वव्यापी संरक्षण स्थिति का आकलन करने में। 47 नंबर सवाल को देखें, भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के सम्राट कौन थे। ठीक है, 47 नंबर सवाल का गेस करिए फटाफट, कौन थे, तो कौन थे, जॉर्ज षष्ठ ने, जॉर्ज कौन थे, षष्ठ थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 47 का। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के सम्राट कौन थे, तो आपका कौन थे, जॉर्ज षष्ठ थे। ठीक है फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर सवाल को देखिए, भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लागू करने वाला शासक कौन था। ये तो पहले बहुत बार बता चुका हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लागू करने वाला शासक कौन बना था, तो 48 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, आपका गेस करिए क्या होगा, मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा ना। 48 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लागू करने वाला शासक है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसमें है कि अगर जो पूछा जाए कि ब्राह्मणों पर, ठीक है, ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था, इससे देखिए 2-3 क्वेश्चन बनता है, सभी का मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन बना आपका कि भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लागू करने वाला शासक कौन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। अगर ये पूछा जाए कि ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। अगर पूछा जाए कि जजिया कर को हटा दिया गया था किसके द्वारा, तो 1564 ईस्वी में, 1564 ईस्वी में अकबर के द्वारा जजिया कर को हटा दिया गया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पुनः जजिया कर किसने लागू किया था,
तो आपका 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने पुनः जजिया कर को लागू किया था। तो इतना जरूर याद रखेगा, इतना याद रखेगा फ्रेंड्स, तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आपका क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा। पहला कि भारत में सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। उसके बाद ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया, फिरोज शाह तुगलक ने। और फिर है कि आपका जजिया कर को समाप्त किसने किया था, 1564 में अकबर ने किया था। पुनः अकबर जजिया कर किसने लगाया, तो औरंगजेब ने लगाया था। 48 हो गया फ्रेंड्स। चलिए 49 नंबर सवाल को देखें। 49 नंबर सवाल आपका है कि आंखों की दूरदृष्टि, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया की बीमारी किसके कारण होती है। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये थोड़ा मॉडरेट किया हुआ है। पहले क्वेश्चन पूछा जाता था, पहले देखिए इसमें बहुत सा सवाल बनता है, देख ले। पहले तो दूरदृष्टि दोष को क्या कहता है, तो हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, ठीक है। और मायोपिया एक है, क्या फ्रेंड्स, मायोपिया। मायोपिया मतलब क्या हो गया, निकट दृष्टि दोष, और हाइपरमेट्रोपिया पे हो गया दूरदृष्टि दोष। अब पहले दोनों दोषों को दूर करने के लिए देख लेते हैं। तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस होता है, तो देखिए दू में क्या आ रहा है, दू ऊ आ रहा है, ठीक से। तो दू में जब ऊ आ रहा है तो दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस हो गया। तो निकट दृष्टि का दोष कौन हो गया, अवतल लेंस हो गया, ठीक है। अब याद रखिएगा कि दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं और निकट दृष्टि को मायोपिया कहते हैं। तो कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष की बीमारी किसके कारण से होती है। 49 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि नेत्र गोलक के छोटा हो जाता है, ठीक है, नेत्र गोलक होता है जो छोटा हो जाता है दूरदृष्टि दोष में। तो ऑप्शन नंबर सी 49 का करेक्ट आंसर होगा। अब 50 नंबर सवाल आपका है कि हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, ठीक है, 50 का। तो 50 का हो जाएगा फ्रेंड्स कितना, 332 मीटर प्रति सेकंड, सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर सवाल को देखिए, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका होती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका क्या होती है। 51 का राइट आंसर क्या होगा, तो प्रकाश का अवशोषण ही करता है ना, ऑप्शन नंबर बी होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका क्या होता है, तो प्रकाश का अवशोषण करता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 52 नंबर सवाल को देखिए, भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में पारित किया गया था। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स ये। 52 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा, तो भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम आपका लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में आपका ये हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के शासन में। 52 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, और यही बंगाल विभाजन बाद में क्या 1911 में रद्द हो गया था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पर हो गया लॉर्ड कर्जन करेक्ट आंसर। 53 नंबर सवाल को देखिए, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था। चलिए, प्रथम संशोधन भारतीय संविधान में कब हुआ था, 53 नंबर सवाल का, और इसमें क्या हुआ था, तो इसको डिटेल थोड़ा याद रखिएगा फ्रेंड्स। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और ये संविधान संशोधन के द्वारा ही 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। मूल संविधान में कितना था, 8 अनुसूची थी फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन फिर आपका 1951 में जो संविधान संशोधन हुआ तो 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था, ठीक है। उसी करते करते 12 अनुसूची हुआ, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो 53 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये याद रखिएगा कि 1951 में पहली बार संशोधन किया गया था। अब प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा अनुसूची जोड़ा गया था, तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और 9वीं अनुसूची है जो किससे संबंधित था फ्रेंड्स, तो ये भूमि सुधार से संबंधित था, तो इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है, 9वीं अनुसूची। 54 नंबर सवाल को देखिए कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के तहत पुरस्कार राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। सभी पुरस्कार में पहले जो राशि दिया जाता था उसको बढ़ा दिया गया है। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में राशि बढ़ाकर कितना कर दिया गया, आपका 10 लाख रुपया कर दिया गया। उसी तरह से अगर राजीव गांधी में होगा, खेल रत्न में होता है फ्रेंड्स, तो पहले उसमें कितना मिलता था, तो 7.5 लाख मिलता था। कितना मिलता था, 7.5 लाख रुपया मिलता था, लेकिन अभी 25 लाख रुपया कर दिया। अर्जुन पुरस्कार में पहले 5 लाख मिलता था, लेकिन अभी कितना कर दिया गया, 15 लाख कर दिया गया। तो याद रखें फ्रेंड्स, बढ़ाया हुआ। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में 10 लाख, और आपका राजीव गांधी खेल रत्न में आपका कितना 25 लाख, और अर्जुन पुरस्कार में कितना 15 लाख। तीनों को याद रखिएगा फ्रेंड्स, तीनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो 54 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अब चलिए इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं। पंचायती राज की संस्तुति निम्न के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, 55 का। तो इसका तो सभी का जवाब पता होना चाहिए। अभी बताया था मैं आपको, बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन कब हुआ था, उसी के सिफारिश पे हुआ था फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन कब हुआ था, 1957 में। अशोक मेहता का कब हुआ था फ्रेंड्स, 1977 में, ठीक है। ये सब अभी मैं बताया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 55 महत्वपूर्ण जीके जी इसका सवाल था फ्रेंड्स। इसी तरह से प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ प्रैक्टिस सीट देखते रहें, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा फ्रेंड्स।
और सिलेबस के अनुसार बिहार पुलिस फायरमैन का क्वेश्चन टाइप हो रहा है फ्रेंड्स। थोड़ा समय वह कम मिल रहा है इसलिए थोड़ा देर हो रहा है, लेकिन कोशिश करूँगा आप जल्दी जल्दी करने के लिए। और फ्रेंड्स सभी को मैं वेबसाइट पे डालता हूँ, तो वेबसाइट पे जाने के लिए आप लोग को पता है जीके मास्टरमाइंड गूगल में लिखिएगा फ्रेंड्स, आपका वो मेरा होम पेज खुल जाएगा। वहाँ पर बहुत सारा जीके जीएस है, हिंदी का है, कंप्यूटर का है, फिर आपका जीके जीएस का भी है फ्रेंड्स। तो सभी का प्रैक्टिस आप लोग करिएगा। सिलेबस अनुसार जो हिंदी का डाल रहा हूँ वो भी वहाँ पर दिया हुआ है, तो सभी प्रैक्टिस आप लोग प्रत्येक दिन जाकर के रोज़ करिएगा। रोज़ करने से क्या होता है फ्रेंड्स, वो परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।